हेलो बच्चों, आज हम एनटीएससी स्टेज 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली हुआ था, जिसमें हम केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। मैं एक एक करके आपके सामने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। केमिस्ट्री का जो पेपर था एनटीएससी स्टेज 2 का, इस बार काफ़ी ईजी था। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। एज यूजुअल ऐसा हमेशा केमिस्ट्री में होता है। आपने कुछ दिन पहले एनएससी जेएस का पेपर भी देखा होगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, है ना। चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसके अंदर बोला हुआ है कि 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 वॉज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर, है ना। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लूकोज गिवन है, दैट इज 1.80 ग्राम। ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है बेटा, कितना होता है 180। अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है तो यहाँ से आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर सकते हो क्या। अगर हमने यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट किए तो कितने आएंगे, दैट इज 0.01 मोल। ठीक। अब बेसिकली बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं तो अगर मैं ग्लूकोज के अंदर एज वेल एज वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम थे उनको कैलकुलेट कर लूँ और सारे ऑक्सीजन एटम्स को ऐड कर दूँ तो क्या मैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन एटम्स बता सकता हूँ। तो मैं वही काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट किए। जैसे ही मैंने ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट किए तो देखो भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब है अगर आप ग्लूकोज का 1 मोल लोगे तो आपको ऑक्सीजन के 6 मोल्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने ग्लूकोज के 0.01 मोल्स लिए हुए हैं तो अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम ग्लूकोज कितने होंगे, तो हो जाएंगे 6 इंटू 0.01 दैट इज 0.06 मोल। ठीक। तो यहां से मुझे ग्लूकोज से कितने मोल ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं ये पता चल गया। अब मैं वाटर की बात करता हूं। जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। अगर हमने इसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर लिया है तो मैं मोल्स ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 18। तो दैट विल बी 36/18 और वाटर के जो मोल आएंगे वो आएंगे 2 मोल। ठीक। अब अगर मैं वाटर के अंदर बात करता हूं तो वाटर H2O होता है और इसके 1 मोल में ऑक्सीजन का भी और एटम का भी 1 ही मोल होगा। तो यहां से अगर हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन एटम फ्रॉम वाटर, तो ये कितने आएंगे बेटा, ये भी 2 के बराबर आएंगे। इसका मतलब है हमारे पास अगर हम टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं कितने हो जाएंगे, दे विल बी 2 + 0.06 दैट इज 2.06। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करूंगा, मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो दे विल बी 2.06 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 12.40 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है डी या 4th। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो एनटीएससी स्टेज 2 के हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग अगर इस साल एनटीएससी स्टेज 2 दे रहे हो तो आप होप सो कि 11th क्लास में आपने पहला जो क्वेश्चन था वो मोल कॉन्सेप्ट था वो भी आप पढ़ के आ चुके हो। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो भी आप पढ़ के आ चुके हो। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। ठीक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। पहला क्वेश्चन है FCl-NnOr इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये आप जानते हो भाई, एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इंक्रीज होती है और हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी अपने आप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं तो F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज इक्वल टू 4। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.16 होती है।
नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.0 होती है और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 होती है। तो ये सारे के सारे जितने भी गिवन है ये सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर मान लो हम इसमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारे पास बोला है वो है इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन द स्टेटमेंट 1 आर इन K and L शेल ओनली। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें एक एटम गिवन है बेटा क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो क्या उसमें K और L सेल के साथ साथ M शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब है कि इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटाइन डिक्रीजेज इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन। आप ये बात जानते हो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज होता है, साइज कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है और साइज कम हो रहा है। अगर साइज कम हो रहा है, सपोज हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का साइज अपने पीरियड में सबसे कम होगा, और अगर फ्लोरीन का साइज अपने पीरियड में सबसे कम है तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जब भी हम बेटा कैटाइन फॉर्म करते हैं तो कैटाइन फॉर्म करते समय हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उतनी आसानी से कैटाइन फॉर्म हो जाएगा। बट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, ऑर्बिटल का साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होने से न्यूक्लियस के पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको रिमूव करना हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैटाइन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना। और आप आगे जाके ये बात पढ़ेंगे भी, या हो सकता है आपने अभी भी पढ़ रखी हो कि नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनाइन बनाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, ना कि कैटाइन बनाने की। आपने ये भी देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एकदम लेफ्ट साइड में आते हैं पीरियड में। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उनके कैटाइन फॉर्मिंग की टेंडेंसी कम होती चली जाती है और एनाइन फॉर्मिंग की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि भाई अगर आपके पास टेम्परेचर T है, ह्यूमिडिटी H है और विंड स्पीड V है, और आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट सूटेड फॉर कंडीशन फॉर ड्राइंग अप द क्लॉथ्स। अब अगर आपको इसमें साइंस नहीं भी आती है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे तो अगर हम जनरल साइंस के तरीके से बात करें और जब आप कपड़े ड्राई कर रहे हो तो ये जो प्रोसेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, उतनी आसानी से आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी आप सब लोग जानते हो भाई, अगर एटमॉस्फेयर में बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। और विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा भाई, आप जितनी उसमें हवा आएगी उसके पास, विंड जितनी तेज़ी से उसमें से पास करेगी उतनी आसानी से कपड़े सूख जाएंगे। बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर आपको साइंस नहीं भी पता तब भी आप बेसिक जो आप नॉर्मल लाइफ में जो हर दिन की आम जिंदगी में देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप ये बात बता सकते हो। इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, विंड स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देखते हैं भाई हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। फर्स्ट है, इन सब में देखो टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ह्यूमिडिटी सबसे कम 10% गिवन है और विंड स्पीड सबसे ज़्यादा 45 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले तो देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ NaOH पर लीटर। क्या मैं इस लाइन को मोलैरिटी बोल सकता हूँ? मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा
नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ये मोल्स 0.1 गिवन है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन विल बी 0.1। साथ में क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम गिवन है हमें कितना, 100 ml, ठीक है भाई। इसके अलावा क्वेश्चन में इसको हमने मिक्स किया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल ऑफ H2SO4 पर लीटर। इसका मतलब है आप मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितना बोल सकते हो, 0.02, और इसका भी वॉल्यूम कितना है बेटा, 100 ml। अगर आपको मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम ml में गिवन है, मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम ml में गिवन है, तो क्या आप इसके केस में मिली मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो क्या बेटा। यहाँ से मिली मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी 10। और यहाँ से अगर आप मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करोगे तो वो कितने आएंगे, आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 2। अब हम बात करते हैं, हमने H2SO4 को NaOH के साथ मिक्स किया है, क्या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। आपने एसिड के साथ बेस को मिक्स किया है, नॉर्मली कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर मैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करता हूं, तो मैं H2SO4 प्लस NaOH की जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा Na2SO4 दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 सोडियम थे, यहाँ 1 सोडियम थे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने के साथ ही क्या बाकी चीज़ें बैलेंस हो गई, देख लेते हैं। यहाँ पे SO4 एक था, यहाँ भी SO4 एक है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हुए। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है बेटा 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, ठीक। तो क्वेश्चन में हमें मिली मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन है 2 और मिली मोल्स ऑफ NaOH गिवन है 4, ठीक। तो इसका 1 मोल अगर इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो इसके 2 मिलीमोल इसके 4 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर ये 2 इसके 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, या आपने 10 लिया था और इसके 4 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे तो ये बचेगा कितना, 6 मिलीमोल। अब अगर ये इसके 6 मिलीमोल बचे हैं तो मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ NaOH इन द मिक्सचर इन ग्राम्स विल बी। तो मेरे पास मिलीमोल पता है, मैं इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास वेट आ जाएगा, बस ये कैलकुलेट करना था मुझे। तो देखो इसके मिलीमोल 6 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मोल्स की बात करूंगा तो मैं इसको 6 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक, ये हो जाएंगे इसके मोल्स। और अगर मुझे इसका वेट कैलकुलेट करना है तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके मोल्स हैं 6 × 10⁻³ इंटू NaOH का जो मोलर मास होता है दैट इज 40, तो मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 × 10⁻² दैट इज 0.24 ग्राम। तो देखते हैं भाई कौन सा आंसर सही होगा, दैट इज सेकेंड, है ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें आप 10th 11th में पढ़ लेते हो, 11th में तो अच्छे से ही पढ़ लेते हो, 10th में भी बेसिक जो मोल कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को आ जाता है, ठीक है भाई। अब और आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है उसको बनाते समय सावधानी नहीं बरती है। क्वेश्चन में गलती है, अभी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूरा सही है, बट शायद ऑप्शन बनाते समय जो भी एग्जामिनर था जिसने भी ये पेपर सेट किया है उसका ध्यान नहीं गया कि क्या क्या और चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोला है ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वुड प्रोड्यूस एन एसिड हैविंग 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हमें क्या करना है कि भाई इस एसिड का ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें ये बताना है कि भाई जो भी आपका एसिड मिलेगा उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होने चाहिए, ऐसा कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा। तो जैसे मान लो बेटा हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक, ये प्रोपेनॉल था। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो प्रोपेनॉल के ऑक्सीडेशन पे बेटा मिलेगा एसिड वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। अब अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने की बात करता हूं
तो देखो मैं कितने सारे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकता हूँ। हमें 3 चाहिए, अगर मैं इसके 3 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम देखते हैं। देखो अभी मैं ना इसको नॉर्मल कार्बन चेन की तरह ऐसे बनाता हूँ। ये इसका अगर मैं इसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये भी क्या हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर है। मैं इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ HC डबल बॉन्ड O CH2 O CH3, ये चारों आपस में क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगर ये चारों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं तो भाई इसके तो मुझे यहाँ 3 की जगह 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल गए, तो ये तो सही नहीं हो सकता है ना। और इसको काउंट करते तो ये तो 5 हो जाते। अच्छा ये इसको मिला के 4 हैं, और बनाना हो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग तरीके से हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे और भी हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखो अगर हमें डबल बॉन्ड लगाना है, हम यहाँ पे लगा देते हैं CH2 CH, है ना, और ये OCH3, एक ऑक्सीजन कम पड़ गया तो यहाँ पे आप OH अटैच कर दो या यहाँ पे आप OH अटैच कर दो। हालांकि ये टॉटोमराइज होकर वापस कीटो में कन्वर्ट होने लग जाएगा, बट स्टिल वी कैन ड्रॉ इट, है ना। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है। इसका DU1 है, DU1 है, आप 3 मेंबर्ड रिंग बना दो ऐसे, है ना। 3 मेंबर्ड रिंग बनाओगे, आप OH यहाँ अटैच कर दो, OH यहाँ अटैच कर दो, ये भी एक इसका आइसोमर हो सकता है। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको वापस कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये आइसोमर बन सकता है जिसका DU1 है ना, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें ब्यूटेनॉल, तो आप सोचो अगर प्रोपेनॉल में ही हमने इतने आइसोमर ड्रॉ कर दिए तो ब्यूटेनॉल में और ज़्यादा नहीं बन जाएंगे। अब तो आपके पास एक कार्बन और है अटैच करने के लिए, और अगर ब्यूटेनॉल में बने तो पेंटेनॉल में तो और ज़्यादा बन जाएंगे, और हेक्सेनॉल में तो फिर बात ही नहीं है, और ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल आइसोमर तो कई ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। बट ऐसा मुझे लगता है कि जब ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है तो इसने इस बारे में नहीं सोचा है कि आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो इसका कोई आंसर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर प्रोपेनॉल में 3 से ज़्यादा बना दिए तो फिर आप बाकी सब में तो बना ही सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, भाई जिसने क्वेश्चन बनाया है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन उसके दिमाग में रही होगी या वो उस बात को सोच नहीं पाया, तो हम देखें अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें उसमें 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा है। और ये बात मान लें कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, मेटामर होते हैं, उन सब के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करें चेन और पोजीशन आइसोमर के बारे में, है ना। तो अगर हम चेन और पोजीशन आइसोमर के बारे में बात करें तो हमारा जो पेंटेनॉल ऑप्शन है, ठीक, तो जो पेंटेनॉल ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से होगा CH3 CH2 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 और ये CH2OH। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करके इसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ चेन या पोजीशन आइसोमर बना रहे हैं, हम इस फंक्शनल ग्रुप को सेम रख देते हैं। तो इस कार्बन चेन की हम बात करें, ये हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ पे हमें COH ग्रुप लगाना है, तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बेटा देखो, एक तो यहाँ आ सकता था और यहाँ आ सकता था, तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे आएंगे। अगर मैं इस 4 कार्बन की चेन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, इसको 3 कार्बन बना के और ऐसे अटैच कर देता हूँ, ऐसा करने पे जो मेरे पास COH ग्रुप आ सकता है वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। बाकी ये दोनों पोजीशन तो सेम है, जैसे यहाँ पे ये दोनों पोजीशन सेम थी और ये दोनों पोजीशन सेम थी, तो 2 चेन और पोजीशन आइसोमर यहाँ से मिल सकते हैं, है ना। तो देखो क्या है, अगर हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो टोटल हमारे पास इस कंडीशन में 4 आइसोमर मिलेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। और ऐसा करने पे इसके +3 मिल जाएंगे। एक तो इसमें से यही फॉर्म था और +3 ये। तो शायद इस क्वेश्चन को सोचते समय ये अप्रोच रही हो कि आपको सिर्फ चेन आइसोमर बनाने हैं, है ना, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो सारे के सारे फिर चेन की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आप नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा कुछ सोचा होगा तो इसका आंसर C हो सकता है, वरना मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बोनस। क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में आप
कम से कम 3 से तो ज़्यादा आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। इसके देखो चेन और बना के ही हमने 3 से ज़्यादा बना दिए, और भी अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने जाते तो पता नहीं कितने ही बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका जो भी आंसर है दैट शुड बी बोनस, है ना। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि हमें सिर्फ चेन आइसोमर बनाने हैं तो फिर पेंटेनॉल हम इसे बोल सकते हैं, और वो भी तब बोल सकते हैं जब हम जो गिवन फॉर्म है उसको काउंट ना करें, उसके अलावा बाकी 3 फॉर्म्स को काउंट करें। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिंपली मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको एवरेज वैल्यू गिवन है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z इज 16। एक कोई एलिमेंट Z है जिसका एटॉमिक नंबर है 16, और Z के 2 आइसोटोप हैं, एक Z1 है और दूसरा आइसोटोप Z2 है, और उनके एटॉमिक नंबर नहीं गिवन है, बट दोनों आइसोटोप्स के अंदर जो गिवन है क्वेश्चन में 2 आइसोटोप Z1 एंड Z2 विद 16 एंड 18 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 16 न्यूट्रॉन है, और दूसरे आइसोटोप में जो न्यूट्रॉन है वो 18 न्यूट्रॉन है। ठीक, अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम रहेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें 16 प्रोटॉन होंगे और इसमें 16 प्रोटॉन होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज 32। पहले आइसोटोप का जो एटॉमिक मास आएगा वो 32 आएगा, और 16 प्लस 18 दूसरे आइसोटोप का जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 34। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट Z इज 32.1 यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ Z1 Z2 इन द सैंपल इज करेक्ट। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है बेटा कि पहले का एटॉमिक नंबर आया, मेरा एटॉमिक मास आया 32, दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास आया 34, और जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें गिवन है 32.1। तो हमें दोनों का परसेंटेज बताना है। तो देखो ये बहुत आसान सा तरीका होता है, सिंपल मैथ्स है। आपको Z1 का एटॉमिक मास पता है 32 है, Z2 का एटॉमिक मास आपको पता है 34 है। ठीक, और एवरेज वैल्यू यहाँ कहीं 32.1 आ रही है। तो अगर मान लो मुझे परसेंटेज ऑफ Z2 निकालना है तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो इसके अपोजिट वाले से ये जो डिस्टेंस है 0.1 अपॉन टोटल डिस्टेंस ये कितनी है 2 इंटू 100 कर दूंगा मैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा 5%। और अगर मान लो मुझे Z1 का परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 1.9 अपॉन टोटल डिस्टेंस 2 है, इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा 95%। और वैसे भी आपने अगर दोनों में से कोई सा भी एक कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास सिर्फ 2 आइसोटोप हैं, आप 100 में से माइनस कर दो तो दूसरा आइसोटोप आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, Z1 95% और Z2 कितना होगा 5%। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, दिस क्वेश्चन शुड बी कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, है ना। केमिस्ट्री जैसा इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, बट ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। वैसे तो ये आसान ही है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये डराने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ देता है, लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, भाई अपन नहीं पढ़ रहे, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, है ना। तो चलो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सर्फेक्टेंट्स। These have 2 distinct part, one hydrophilic spherical part and another hydrophobic long tail made of carbon chain। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी बेटा कि जब भी हम डिटर्जेंट वगैरह का जो फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो उसमें से 2 पार्ट होते हैं, है ना। इस तरह से हम दिखाते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट को, और कार्बन चेन जो होती है बड़ी सी वो कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक ठीक, इस पार्ट में पोलैरिटी होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, दिस पार्ट इज नॉन पोलर। ठीक, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब उसने बोला 2 एक्सपेरिमेंट्स A and B वर कैरीड आउट। इन एक्सपेरिमेंट A सर्फेक्टेंट वॉज एडेड इन बीकर कंटेनिंग वाटर। अगर हमने इसको वाटर में ऐड किया, वाटर आपका जो सॉल्वेंट होता है बेटा, वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। ठीक, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है। हम एक बात जानते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक,
तो जब वाटर में इसको डालोगे तो इसमें वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा पोलर वाला पार्ट, मतलब ये अगर वाटर के साथ पोलर वाला पार्ट इंटरेक्ट करेगा तो इसका जो ये वाला एंड है ये बाहर की तरफ होना चाहिए जो वाटर से इंटरेक्ट करता। तो इसका मतलब है ये जो फिगर है दिस फिगर शुड बी फॉर वाटर। ठीक, आगे बोला इन एक्सपेरिमेंट बी सर्फेक्टेंट वाज एडेड इन बीकर कंटेनिंग हेक्सेन। हेक्सेन कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर, और अगर हेक्सेन नॉन पोलर है तो उसके साथ नॉन पोलर चेन इंटरेक्ट करेगी। इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर बाहर की तरफ जो पार्ट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, नॉन पोलर वाला। इसका मतलब है ये जो फिगर बी बता रहा है ये बता रहा है आपका हेक्सेन के बारे में या फिर एक्सपेरिमेंट बी के बारे में, और ये बता रहा है एक्सपेरिमेंट ए के बारे में। ठीक, हम पढ़ते हैं आगे। इन एक्सपेरिमेंट ए सी फिगर ए मिसल इज फॉर्म्ड वेयर हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसाइड द मिसल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इज आउटसाइड द मिसल। ठीक, तो देखो भाई हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसमें देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड है और हाइड्रोफिलिक पार्ट आउटसाइड है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है इन एक्सपेरिमेंट बी मिसल ऑफ रिवर्स टाइप इज फॉर्म्ड वेयर हाइड्रोफिलिक पार्ट इज इनसाइड द मिसल एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज आउटसाइड द मिसल। ये भी सही है बेटा। देखो इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इनसाइड है और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ है, आउटसाइड। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शन थर्ड में बोला है मिसल ऑफ रिवर्स टाइप इज फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। आपने जो नॉर्मल मिसल देखा होगा डिटर्जेंट के बारे में, उसमें एक्चुअली में जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो अगर इसमें बोल रहा है कि मिसल ऑफ रिवर्स टाइप, तो रिवर्स टाइप नहीं है, ये नॉर्मल टाइप ही बना एक्सपेरिमेंट ए में। इसका मतलब ये गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट इन ए। तो आप जानते हो भाई मिसल कैसा होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, जो आपका ए में बना हुआ इसमें लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है ना। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। तो इसका मतलब आपका 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं कहाँ पे ये गिवन है, तो ऑप्शन 2 में ये गिवन है। इसका मतलब ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, और आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बट इसमें जो रिएक्शंस यूज हुई हैं वो 10th क्लास की ही यूज हुई हैं। तो अगर आपने 11th में आके अभी तक ऑर्गेनिक नहीं भी किया है तब भी आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है ना भाई, इसमें देखते हैं। इसे बोला है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद बी इन एसिडिक कंडीशन गिव्स कंपाउंड सी। ठीक है ना भाई, ए ने बी से रिएक्शन किया और कंपाउंड सी मिला। अब बोला कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद अल्कलाइन KMnO4। कंपाउंड बी को जब आप अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करा देते हो उसके बाद वापस कंपाउंड ए मिल जाता है। ठीक, कंपाउंड सी गिव्स कंपाउंड बी, कंपाउंड सी से कंपाउंड बी मिल जाता है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक, ये कुछ गिवन है। अब हम देखते हैं एक एक करके। अगर मान लो आपका ए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हम देखते हैं। ए अगर हमारा CH3COH है और बी हमारा CH3CH2OH है, तो आपने 10th में रिएक्शन पढ़ी होगी कि एसिडिक मीडियम में एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, ये बन जाएगा एस्टर। ठीक, एसिड और अल्कोहल से एस्टर बन गया। अब देखो बी को अगर आप एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराते हो वापस ये बन जाएगा। तो देखो अगर आप एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा देते हो एल्केलाइन KMnO4 से तो इसके ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। इसका मतलब है कि ये ए और ये बी तो सही है, तभी तो बी से वापस ए बन गया। हम देख लेते हैं भाई सी के NaOH से रिएक्शन करने पे बी बनेगा क्या। तो देखो सी एस्टर था, एस्टर का अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल मिलता है। तो एसिड का सॉल्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस CH3 CH2OH। तो CH3 CH2OH वापस से बी मिल गया क्या। तो इसका मतलब सारी के सारे ऑप्शंस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और बोला ए इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस।
जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं बेटा वो एस्टर होते हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी शुड बी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसका मतलब है ऑप्शन 4 गलत है। इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक, और आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्या बोला है इसमें, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन एसिड एंड 1 मोल ऑफ बेस रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल गिव pH मोर देन 7, है ना। pH मोर देन 7 हम बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक, हम एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या दोनों के एक एक मोल लिए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर हम बात करें, अगर दोनों मोनो बेसिक एसिड है, मोनो एसिडिक बेस है, तो इसका मतलब है अगर दोनों के हमने सेम मोल्स लिए हैं तो दोनों इक्वली रिएक्ट करके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। हम देखते हैं, ऐसा हो सकता है भाई डाई बेसिक एसिड ले लिया हो, तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो क्या है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि एसिटिक एसिड CH3COH और NaOH लिया हुआ है। ठीक, दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे, ठीक, तो दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये मिलेगा CH3CONA प्लस H2O। आपके पास ये CH3COH खत्म हो गया, आपके पास NaOH भी खत्म हो गया, क्योंकि इसका भी एक मोल था, इसका भी एक मोल था, दोनों ने रिएक्ट किया और बन गया CH3CONA। अब ये जो सॉल्ट है इसमें देखो क्या है, जो CH3CONA है इसमें CH3O नेगेटिव आयन है और Na प्लस आयन है। आपको पता है भाई कि Na प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के काउंटर आयन होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक, और अगर उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो Na+ का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और Na+ का अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो सिर्फ CH3CO- है जो वीक एसिड, उसका काउंटर आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ये वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा CH3COH प्लस OH-, और फ्री OH- आयन मिलने का मतलब कैसा है, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब है pH 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक, तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन ए से ही काम हो गया, बट हम और आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम ना अब इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो काउंटर आयन होते हैं, अगर आप उनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उनका हाइड्रोलिसिस कराने पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना कैटाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, ना एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो देखो क्या है, आपको पता है भाई KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो दोनों का अगर आप हाइड्रोलिसिस, दोनों में आप रिएक्शन कराओगे तो इसका जो काउंटर आयन है SO4 2-, इसका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे कुछ नहीं होगा, K+ का भी हाइड्रोलिसिस कराओगे कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से तो हाइड्रोलिसिस तो दोनों के नहीं होने वाले हैं, बट इसलिए एक बार हम मोल के थ्रू भी जाके देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि भाई कोई और चीज़ हो जा रही हो। वैसे तो हमें पहला आंसर मिल गया और सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे, तो हमारा वहाँ पे काम हो जाता है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, ठीक, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस H2O। अगर ऐसा बनेगा, इसका आपने 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है ना, तो रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो 2 और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, बट इसका 1 मोल ही है तो इसके 0.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा इसका 1 मोल, तो इसका मतलब 0.5 बच जाएगा, और बच गया तो एसिड बच गया तो pH तो 7 से कम हो जाएगा फिर। ठीक, इसका मतलब है ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो सेम चीज़ फिर से एसिड बच जाएगा, है ना। जैसे हमने यहाँ रिएक्शन कराई थी, बस हम KOH की जगह NH4OH ले लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट स्टिल दोनों का क्योंकि 1-1 मोल है और H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है ना, तो इसका मतलब है कि इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब है अभी भी बच जाएगा, और pH कैसा होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। NaOH प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का 1-1 मोल लिया, दोनों खत्म हो जाएंगे, NaCl मिलेगा। और आपको पता है ना Na+ का हाइड्रोलिसिस होता है ना Cl- का हाइड्रोलिसिस होता है, तो pH कैसा आएगा, 7। और आप जानते हो भाई सॉल्ट वाटर जो होता है, आप पानी में नमक घोलते रहते हो तब भी उसका pH कितना होता है, 7 ही होता है, उसका pH कभी भी इंक्रीज नहीं होता है ना। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है
A part of modern periodic table is shown below, which element have been in which elements have been represented by English letters. ये कुछ एक टेबल गिवन है ना, of the alphabets on the basis of above periodic table, which of the following statement is incorrect. ये हमें बताने हैं, है ना, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. अब देखो क्या है, ये आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर लिखा हुआ है इस तरह से. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एम विल हैव -1 वैलेंसी. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक, तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन में बात करते हैं कि भाई एम विल हैव -1 वैलेंसी. एम यहाँ पे आ रहा है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं हेलोजेंस FCl BRI, और उनकी वैलेंसी -1 होती है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. और आगे चलते हैं. सी विल फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद के. के देखते हैं हम कहाँ पे आ रहा है. के यहाँ पे हेलोजन वाले ग्रुप में आ रहा है, और सी यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहा है. फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन रहा होगा, ये लिथियम रहा होगा, और ये सोडियम रहा होगा. और यहाँ पे अगर हम सेकेंड पीरियड में बात करें तो ये फ्लोरीन रहा होगा. तो सोडियम और फ्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है NaF. इसका मतलब है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा वो आंसर नहीं हो सकता. तीसरा है H विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विद H विद A. ए आपका हाइड्रोजन होगा, सबसे पहले आ रहा है, और वो H के साथ कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करेगा. H2 जो होता है कोवेलेंट होता है, HH बॉन्ड बनता है. तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है. ठीक, और आगे हम बात करें B इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू DNK. इसकी बात करते हैं. B आपका ये है, क्या ये D के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज होगा? बिल्कुल होगा. आपको पता है एक पीरियड में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है. इसका मतलब B का साइज D के कंपैरिजन में छोटा होगा. अगर हम और आगे चलते हैं, जब आप एक ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है. इसका मतलब बी का साइज के से ज्यादा होगा. बट क्वेश्चन बोला बी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू DNK. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, और जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 4. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली में NTSC स्टेज 1 के लेवल के हैं. इनको 2 में आना ही नहीं चाहिए, है ना, बट फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा है अगर इतने आसान क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है भाई, और आगे चलते हैं. अब बेटा हम अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, है ना. इस क्वेश्चन में 2 डायग्राम बने हुए हैं, जहाँ पे एक सेल 1 है, एक सेल 2 है. हमें बोला कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 1 and 2 शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज सेल्स, है ना. तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक बात पता है कि हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि एनोड जो बनाते हैं इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, और कैथोड किसका बनाते हैं? प्योर मेटल का. ठीक, तो और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है. अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि आपका जो कॉपर है इम्प्योर वो किस में कन्वर्ट होगा? Cu2+ में, एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा. उसके बाद जो कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो आपका जो Cu2+ एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड आपका प्योर फॉर्म में देगा. कहाँ पे? कैथोड में, है ना. तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा कि कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट ऑन कैथोड इन सेल 2. जो आपका सेल 2 है उसमें जो आपका एनोड बना है वो आपका ये इम्प्योर मेटल का बना हुआ है. ये वाला जो एंड है ये एनोड है, और ये आपका कैथोड है. तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. बट अगर हम सेल 1 की बात करते हैं, देखो तो सेल 1 में आपका ये जो एनोड है ये प्योर मेटल का बना हुआ है और एक इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता. तो हमारा जो सेल 2 है उसके अंदर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट ऑन कैथोड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4. ठीक, अब और आगे चलते हैं बेटा हम. अगला जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह से 3 सॉल्यूशन गिवन है, और हमें बोला है बेस्ड ऑन द अबव टेबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें बोला है रिएक्शन ऑफ वाई विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस कॉपर मेटल, है ना. तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले वाई की. वाई है जो आपका वो ZnSO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब ZnSO4 से लेस रिएक्टिव है, जिंक से लेस रिएक्टिव है. FeSO4 से भी रिएक्शन नहीं देता, मतलब ये Fe से भी लेस रिएक्टिव है. बट ये कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, इसका मतलब ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं वो नीचे वाले मेटल के सॉल्ट में से या आयन में से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा. पहला स्टेटमेंट सही है. ठीक, अब देखो बेटा जो X है वो तीनों से रिएक्ट नहीं कर रहा है, Z तीनों से रिएक्ट कर दे रहा है. तो अगला स्टेटमेंट कहता है जो है Z इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड X इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ये भी सही है. ठीक,
अगला बोला y इज मोर रिएक्टिव देन x, बिल्कुल भाई x किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा और y कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब y इज मोर रिएक्टिव देन x एंड लेस रिएक्टिव देन z। ये भी सही है क्योंकि z सबके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है जबकि y सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट के साथ दे रहा था, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अगला बोला मेटल y प्रोड्यूसेस जिंक ऑन रिएक्शन विद ZnSO4, क्या मेटल सल्फेट यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन में रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है जिंक वहां पे नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया, तो आपका 1 2 3 करेक्ट। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। और आगे चलते हैं। अब देखो इसमें बोला है इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू सस्पेंशन ऑफ कंपाउंड X, इसके बारे में अगर हम बात करें कि आपका कंपाउंड X था, उसको आपने एक्सेस ऑफ CO2 के साथ पास कराया और आपने वाटर में उसका सस्पेंशन बनाया था, तो ऐसा करने पे कंपाउंड Y फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड Y फॉर्म कर दिया। अब उसमें बोला X एंड Y दोनों को आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व किया, या डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ है, सिंपली H2SO4 में डिसॉल्व किया। तो H2SO4 में डिसॉल्व करने पे क्या हो रहा है कि व्हाइट कंपाउंड Z जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में वो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ भी Z फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी Z फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो हम इसके बारे में बताने कि भाई XYZ क्या है। तो देखो आपने रिएक्शन पहले पढ़ी होगी कि अगर आप यहाँ पे ये आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप CO2 और H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा है ना, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अगर आप दोनों को H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी और आयन एक्सचेंज रिएक्शन से यहाँ कैल्शियम सल्फेट बनेगा, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और कैल्शियम सल्फेट कैसा होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब है X आपका कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, Y आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहा होगा और Z आपका कैल्शियम सल्फेट रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे CaHCO3 लिखा हुआ है, बट इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो अगर हम इसकी गलती को नेग्लेक्ट करते हुए चलें तब तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, वरना दिस क्वेश्चन शुड बी बोनस। ठीक है भाई, ये हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो कि आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम में एंजॉय किया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, जिनका लेवल NTSE स्टेज 2 के बराबर तो नहीं था, उससे कम ही था, है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, अगर आपने 10th में थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपसे ये चीज़ें हो जाती। चलो भाई, थैंक यू।